हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है भाई, ईरान के कलेश की। ईरान का कलेश फिर से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। परसों रात की बात है। मेरे को सुनने में आया कि भाई कुछ मिसाइलें चली है, दुबई के अंदर अलर्ट्स बज रहे थे। रिपोर्ट्स निकल के आई कि एक गल्फ के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हिट हुआ है। ईरान ने ड्रोन अटैक किया था एक पेट्रोलियम फैसिलिटी के ऊपर। कुछ अटैक्स को तो रोक दिया गया और कुछ भाई नुकसान देके गए हैं। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहां पे भी कुछ पंगे की खबर निकल के आई है कि भाई यूएस ने कुछ ईरान की छोटी शिप्स के ऊपर कुछ कुछ किया है, बोट्स के ऊपर बेसिकली कुछ कुछ किया है। अभी रात के 9 साढ़े 9 के आसपास का टाइम हो रहा है। जस्ट अभी 5 मिनट पहले का अपडेट है, यही है बस अभी तक जो है। बट इन सब का इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। $119 को पार कर गया है। कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है। यूएस मजे में है ना, उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया, उनको कोई टेंशन नहीं है। लड़ाई झगड़े चलो हो रहे हैं, वो तो ठीक है, बट उनको एज एन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम नहीं है कि ये नहीं होगा कि ईरान वाले जाके यूएस में कुछ मार के आ जाएंगे। बाकी परसों रात की बात है, जब ये वाला सीन हो रहा था, मैं जागा हुआ था, मैं ट्विटर पे जिंदाबाद खेल रहा था। भाई कुछ भी बोलते रहते, कह रहा भाई आज रात को ईरान के जेट्स निकले गए, यूएस पे अटैक करके आए हो। मैं भाई क्या बोले जा रहे हो, मैं अगर ये कलेश हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सुबह उठा कुछ नहीं हुआ, अभी तक शाम तक तो अभी कुछ नहीं हुआ है, इतनी ही खबर है। मतलब क्लियर है कि अभी बातचीत नहीं हो रही है। जब से शांति हुई, सीज फायर हुआ था, तब से अभी तक कुछ नहीं हुआ था। अब फिर से कुछ इनिशिएट हो रहा है। ईरान वालों की तरफ से निकल के आ रहा है कि हमने कुछ नहीं किया भाई, पता नहीं। बाकी भाई वीडियो में आगे से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बट अगर यूएसए की बात करके चले, वो इंडिया का फर्स्ट नंबर पे एलपीजी सप्लायर बन गया है अप्रैल के महीने के अंदर। सऊदी अरेबिया सेकंड नंबर के ऊपर आता है। बेसिकली हम गल्फ कंट्रीज से लेते थे, अब ले नहीं पा रहे। अभी रिसेंटली इंडिया ने यूएस के साथ में डील साइन करी है, जहां पर 2.2 मिलियन टन पर ईयर एलपीजी हम खरीदेंगे यूएस से 2026 के अंदर। तकरीबन 10% जो इंडिया की एनुअल इंपोर्ट होता है वो। अब ये ना हो कि भाई एलपीजी बाहर से आ रही है, गोबर गैस प्लांट लगा रहे जी हम। अब सब कुछ अपना जो एक्सक्रीटा होता है उसको अब दो, हम उसको इकट्ठा करेंगे, उससे गैस बनाएंगे, ऐसी चीजें ना जाए भाई। बाकी अमन गुप्ता जी की बात करके चले तो उन्होंने रोजियर फूड के अंदर इन्वेस्ट किया है। फ्लाइंग बीस का ही ब्रांड है भाई। फ्लाइंग बीस के 2 ब्रांड्स है और दोनों के दोनों एक तरह से ऑपरेटर मॉडल के ऊपर चल रहे हैं। ऑपरेटर मॉडल यूएस के अंदर बहुत ज्यादा चलन के अंदर था, अब इंडिया के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अंडरनीथ की बात करके चलूँ, जो कुशा कपीला का ब्रांड है। अगर मैं 20 लाइफ की बात करके चलूँ, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। रोजियर भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आप खुद काम नहीं करते हो, आप एक तरह से एक सीईओ हायर कर लेते हो। सीईओ सारा का सारा काम करता है, ऑपरेशंस देखता है। अगर हम 20 न्यूट्रिशन की बात करके चले तो अभी इस संडे उनका पॉडकास्ट आएगा, जहां पर ये ऑपरेटर लेड मॉडल, कंटेंट क्रिएटर कैसे बिजनेस बना सकते हैं, इस चीज के बारे में बहुत डिटेल के अंदर बात हुई है। मजा आएगा वो वीडियो देख के। प्रीवियस वीडियोस को भी भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर लो, क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री खत्म होने वाली है। तो अगर व्यूज नहीं आएंगे तो मेरे लिए भी एफर्ट करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। बाय द वे, आज शाम को मोस्ट प्रोबेबली आपको एक बढ़िया वीडियो मिलने वाली है D2C के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर मेरे को एक्टिव होना पड़ेगा, कंटेंट डालना पड़ेगा, तभी यूट्यूब एल्गोरिदम पुश करेगी, क्योंकि पुश ही नहीं हो रहा। अगर मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स भी देख रहा हूँ तो चैनल पेजेस से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। मतलब यहाँ पर मैंने बात कर दी तो आपको लिंक दे दिया, हमने कहीं पिन कमेंट में डाल दिया, कहीं डाल दिया, वहां से ट्रैफिक आने का मतलब है कि यूट्यूब पुश ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। ऑल्दो वीडियो के रिटेंशन बहुत अच्छे जा रहे हैं, दिस मीन्स जो देख रहा है उसको बहुत मजा आ रहा है, बट इंप्रेशन से नहीं आ रहे, तो फिर क्या करोगे तुम बाकी सारी चीजों का। अगर हम रोजियर फूड की बात करके चले तो भाई 100 करोड़ के ARR पे पहुंच गए हैं। 150 करोड़ का ARR टारगेट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 27 तक। यहाँ पे 5 से 6% के आसपास ये नेट प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी गौरव तनेजा जो फ्लाइंग बीस है, उनके अलावा अंकुर त्यागी और सुमित मिश्रा को फाउंडर्स है। नॉर्मली रोजियर के अंदर एज अ फेस गौरव बहुत ज्यादा आते हैं, वो दोनों नहीं आते, इतना दिखाई नहीं देते, या फिर मैंने देखे नहीं है। दूसरी साइड पे भी एज अ फेस यही दिखाई देते हैं, फ्लाइंग बीस दिखाई देते हैं। ऑल्दो राज को लोग जानते हैं, राज जो मैं बात कर रहा था वो राज इन्हीं के को फाउंडर है। बाकी लेंसकार्ट वालों ने भी अपना स्मार्ट ग्लासेस निकाल दिए। बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज डाल दिए भाई, बहुत सारा कुछ बता दिया, ये हुआ वो हुआ। मेरे पास तो आया नहीं, जब आएगा बताऊंगा। मैं तो मेटा यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैंने पहले भी बोला है कि बहुत कुछ हो सकता है इसके अंदर जो नहीं किया गया मेटा के इकोसिस्टम के अंदर। लेंसकार्ट का कहना है कि उनकी क्लासेस लाइटर है, प्रोसेसर पुराना यूज कर रहे हैं, स्नैपड्रैगन 1 वाला यूज कर रहे हैं। 22,000 रुपये का रेट है। आपको रेबन 1 भी मिल जाएगा इस रेंज के अंदर। अब रेबन है, लेंसकार्ट है। अगर आप खाली चश्मों की बात करके चलो तो
अंदर का जो सिस्टम है एआई वाला सिस्टम वो जेमिनी के साथ में चल रहा है, तो आप बहुत सारे जेमिनी के फीचर्स का यूज़ कर सकते हो। ये मेटा की खुद की टेक्नोलॉजी से चल रहा है। जेमिनी में शायद आपको एडवांस के लिए सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, शायद, पता नहीं, आपके पास होनी चाहिए। वैसे जेमिनी फ्री भी है, बट अगर कुछ एडवांस वाली चीज़ें करनी है शायद सब्सक्रिप्शन से चलेगी, अभी मेरे को नहीं पता। इसके अंदर बिना सब्सक्रिप्शन के फिलहाल के लिए चल रहा है, पता नहीं। इसके अंदर एक स्पीकर है, उसके अंदर 2 स्पीकर्स है, तो बेटर क्वालिटी एक्सपेक्ट करो। 12 पिक्सल का कैमरा डाला गया है, 1080p रिकॉर्डिंग हो रही है, ये 3K रिकॉर्डिंग करता है, मेरा 2 है। तो अगेन ये थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा है, बट वो लैंडस्केप वीडियो भी करता है, पोर्ट्रेट भी करता है। ये खाली वर्टिकल करता है, ये वाइड करता ही नहीं है, जो एक बुरी चीज़ है मेरे हिसाब से इसके अंदर। और ये कर भी सकता है, अगर 3K की आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप कर सकते हो। लेंस कार्ड के अंदर हमको यूपीआई पेमेंट्स देखने को मिल रही है, हेल्थ ट्रैकिंग, फूड लॉगिंग देखने को मिल रही है, ऑब्जेक्ट स्कैनिंग देखने को मिल रही है, रियल टाइम ट्रांसलेशन है, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन है। अगेन मेरे हिसाब से जेमिनी की सारी लेयर्स है जो हो रही है। फूड लॉगिंग इन्होंने भी शुरू किया है, मैंने 1-2 बार ट्राई किया, मेरा तो अभी तक काम नहीं किया। मैं जब भी करता हूँ कि भाई लॉग दिस मील, करता ही नहीं है। बाकी कहा जा रहा है जेमिनी 2.5 लाइव के ऊपर ये ऑपरेट कर रहा है और कॉन्टेक्स्ट अवेयर सजेशन हमको देगा। 40 ग्राम का इसका वेट है, लाइटर भी होगा मेरे हिसाब से। बाकी खरीदूंगा तो नहीं, ऐसे ही आ गया कभी टेस्ट के लिए तो यूज कर लेंगे। बाकी एथर की बात करके चले तो ऑल टाइम हाई जाते हुए दिखाई दिया है Q4 के अंदर उनके शेयर प्राइसेस भाई, क्योंकि रिजल्ट अच्छा निकल गया है, लॉसेस कम होते हुए दिखाई दिया है, इनका रेवेन्यू 74% ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और यही रीजन है इनके शेयर प्राइसेस बढ़ने का। बाकी कैश करो की बात करके चले तो उन्होंने 17.7 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। यहाँ पर 72% का ईयर ऑन ईयर राइज देखने को मिला है। अगर मैं रेवेन्यू की बात करके चलूँ तो 600 करोड़ में इनका रेवेन्यू पहुंच गया है, जो इनका अर्न करो है, जो कि इनका सिस्टर कंसर्न ही मान के चलो 10,000 करोड़ से ऊपर का जीएनडी कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनके लॉसेस कम हुए हैं, रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिए, तो एक अच्छी स्टोरी है। कैश करो वालों का कहना है कि 2,000 करोड़ रुपए का कैश बैक ये डायरेक्टली यूजर्स के अकाउंट में अभी तक दे चुके हैं। मैंने पर्सनली यूज नहीं किया भाई, इसलिए मेरे को नहीं पता कि क्या है, बाकी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अगर मैं स्क्वायर यार्ड की बात करके चलूँ तो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 26 में 476 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया भाई। अगर फाइनेंशियल ईयर 26 के रेवेन्यू की बात करके चले तो वो भी 2086 करोड़ पर जाता हुआ दिखाई दिया, ऑलमोस्ट 8 गुना बढ़ा है अगर पिछले 5 सालों की बात करके चले तो। इस साल तो भाई 48% का जंप देखने को मिला है, और Q4 में तो 53% का जंप देखने को मिला है। 88% इनका जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आ रहा है, और बाकी इंटरनेशनल आ रहा है जीसीसी मार्केट और बाकी जगह से। जीसीसी मार्केट का नंबर अभी घटा होगा ना अभी तो इस टाइम पे। बाकी मुझे बताइए दुबई में रेट वेट कम हो रखे है प्रॉपर्टी के? मतलब किसी से सुनने में आया कि भाई प्रॉपर्टी 33% तक नीचे मिल रही है, बट इंटरनेट पे हवा नहीं है, अंदर अगर मार्केट में जाते हो तो सस्ती मिल जाती है, ऐसा कुछ है? क्योंकि कोई ना कोई तो देख रहा होगा जिसको पता होगी, वाली बात बताओ कमेंट सेक्शन में। और मैं रियलिटी वाले लोगों की बात करता हूँ, वो वालों की नहीं जो सजेशन वजेशन देते हैं भाई ऐसे करके ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे, जिसको एक्चुअली डेटा पता है वो बता रहा भाई प्लीज। बाकी कृतुम की बात करके चले तो वो क्लाउड सर्विस के अंदर टोटल पिवट कर गए। फाइनेंशियल ईयर 26 में 300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया इन्होंने। मेरे हिसाब से अब थोड़ी डायरेक्शन ठीक ठाक समझ में आ रही है। कृतुम जो आइडिया लेके बैठा था कि भाई हम इंडिया का लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाएंगे, हम इंडिजीनियस चिप्स बनाएंगे जो कि भाई दुनिया से compete करेगी एआई वाली वगैरह वगैरह, नहीं कर पाए। और मुझे भी लग रहा था कि हवा है, वो हवा निकल गई। अब ये डेटा सेंटर्स की तरफ जा रहा है, जितना मैंने सुना है डेटा सेंटर सही है इनके, अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने अगेन पर्सनली यूज़ नहीं करके देखे हैं, बट इनके जीपीयूज वगैरह अच्छे चलते हैं, सही रेट के ऊपर मिल जाते हैं, कुछ क्रेडिट वाला जुगाड़ भी हो जाता है। और जिस तरीके से अभी इंडिया में डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है तो शायद ये बढ़ते हुए दिखाई दे। उन्होंने अभी रिसेंटली अपने खुद के शेयर्स फिर से प्लेज किए थे ताकि पैसा रेस करके भाई इस कंपनी के अंदर डाल सके उसको बचाने के लिए। तो क्या अब ये जो पिवट है ये एक बहुत बड़ा पिवट होगा? डेटा सेंटर्स मुझे लगता है एक अच्छी डायरेक्शन है गोइंग फॉरवर्ड। बन गई चिप तो बन गई, मतलब उसको एक फुल फ्लेजेड गेम नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरी साइड पे देखते हो इनकी जो ओला इलेक्ट्रिक है वो स्टोरेज के ऊपर काम कर रही है। इनकी स्कूटी वूटी तो चलो जो हो गया वो हो गया, वो स्टोरेज बैटरी के ऊपर काम कर रही है। डेटा सेंटर्स को बैटरी वैटरी चाहिए होगी, अगर ये उस टाइप का कॉम्बिनेशन टाइप्स बनाए तो ये बढ़िया बन सकता है दोनों मर्ज होके। बाकी टीसीएल वालों ने अपने 51% शेयर्स इंडियन प्लांट से बेच दिए हैं, 600 से 800 मिलियन डॉलर के अंदर कहा जा रहा है। यही हमको एक्सपेक्टेशन लग रही थी, पर मेरे को उम्मीद थी कि 51% ही अपने पास रखेंगे, 49% देंगे, बट एक्चुअली उल्टा हुआ है।
51% दे रहे हैं, 49 रख रहे हैं। इनका ओपल सेल एलसीडी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसकी बात करी जा रही है, जो कि तिरुपति के अंदर है, और वहां पर 8 मिलियन टीवी पैनल्स बनाए जाते हैं, 30 मिलियन मोबाइल डिस्प्लेस बनाए जाते हैं सालाना। 1500 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू आ रहा है वहां से भाई। बाकी ड्रीम 11 की बात करके चले तो अब वो भी इन्वेस्टमेंट के अंदर घुस गए हैं। इन्होंने भी अपनी स्टॉक ब्रोकिंग ऐप निकाल दी है ड्रीम स्ट्रीट करके, जहां पे एआई का यूज करके स्टॉक ब्रोकिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह के ऊपर काम किया जा सकता है। एआई असिस्टेंट भी बना दिया इन्होंने वेदा के नाम से, जहां पे आपको रियल टाइम इंसाइट्स एनालिसिस वगैरह देखने को मिलेंगे। गुड है भाई, जो इनका नाम है उस नाम को भी कैपिटलाइज कर रहे हैं जिस जिस डायरेक्शन में जहां जहां बिजनेस बना सकते हैं। अगर हम दिल्ली हाई कोर्ट की बात करके चले तो उन्होंने Xiaomi को कहा है 28.7 मिलियन डॉलर अपने पेटेंट केस के अंदर डिपॉजिट कराओ। Xiaomi वाले कह रहे हैं कि भाई ये डिपॉजिट मत करवाओ, बैंक गारंटी ले लो, अनकंडीशनल सही है। देखो Xiaomi वालों के पैसे फंस जाते हैं, बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए। अगर आपने वो कैपिटल को रखवा दिया तो वो कैपिटल आपको कमा के नहीं देगी। तो इन्होंने कहा है भाई वो कैपिटल रखो मत, बैंक से गारंटी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम चलता रहेगा। एलिगेशन ये है कि जो इंडिया के अंदर स्मार्टफोन बेच रहे हैं वो बिना लाइसेंस के बेच रहे हैं। एप्पल, सैमसंग, एलजी, हुआवे जैसी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी लाइसेंस लेके बैठी है फेयर, रीजनेबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन के अंदर, बट इन्होंने ऐसा नहीं लिया है। ये जो कंपनी है ऐसी बैठी है, ये कंपनी कुछ कर नहीं रही है। इन्होंने ब्लैकबेरी खरीदा, उसके कुछ पेटेंट आए थे, उसके साथ में अब ये कलेश कर रहे हैं। अब लेट्स सी क्या होता है। बाकी इंडियंस ने इन्वेस्ट किया है यूएस के अंदर 16.4 बिलियन डॉलर, जिससे 70,800 जॉब्स क्रिएट हो रही है, ऐसा एक रिपोर्ट बता रही है। इंडियन कंपनीज ने भी 330 मिलियन डॉलर यूएस रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डाला है। एक और रिपोर्ट निकल के आई थी इंडियन रूट से, जिसके हिसाब से 40 बिलियन से ज्यादा पैसा इंडियंस ने इन्वेस्ट कर रखा है रफली यूएस के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिससे 4,25,000 जॉब्स क्रिएट हुई है। R&D और CSR के अंदर भी डाला गया पैसा। तो भाई डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं इंडिया बस पैसे खाता है, देता कुछ नहीं है। देता है भाई, देखो। ऑल्दो देखा जाए तो 4.5 लाख जॉब्स क्रिएट करिए, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम गेम स्टॉक की बात करके चले तो उन्होंने 56 बिलियन डॉलर का ऑफर दे दिया eBay को खरीदने के लिए। मजे की बात यह है, अभी ये खबर आने के बाद में eBay के शेयर्स भागते हुए दिखाई दिए, बट अभी भी जो ऑफर है उससे आसपास भी नहीं पहुंचे हैं। करेंटली eBay 48.8 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप के ऊपर बैठा है। दूसरी साइड पे गेम स्टॉप 11 बिलियन डॉलर पे बैठा है। मतलब एक छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को खरीद रही है। गेम स्टॉप वालों को अभी तक 20 बिलियन डॉलर की तो कमिटमेंट भी मिल गई है डेट की फॉर्म में, इक्विटी की फॉर्म में नहीं मिली अभी कि कोई दे रहा हो, इन्वेस्ट कर रहा हो। बाकी अमेजोन की बात करके चले तो उन्होंने थर्ड पार्टी बिजनेस के लिए इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक्स खोल दिया है। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। इनका पहले भी एक प्रोग्राम चलता था जहां पर हम अपना माल बेच सकते हैं, बट अभी ये खुलेआम शुरू कर दिया गया है। इसमें एक बस ड्रॉबैक लगा मुझे, बाकी बहुत बढ़िया है। मतलब मेरे हिसाब से इंडिया के जितने भी डिलीवरी वाले नेटवर्क्स हैं उन्होंने जो गंद मचा रखा है पिछले 1-1.5 साल से, जहां पर डिलीवरी अटेम्प्ट नहीं होते, बहुत कुछ होता है, ये चपेड़ है मतलब एक गंदी वाली। बट प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अभी इंडिया के अंदर रिटर्न डिलीवरी शुरू नहीं करी है। मतलब आपने किसी को माल भेजा इनकी सर्विस यूज करके, उस बंदे ने कहा भाई मैं नहीं ले रहा, अमेज़न कहता ठीक है मेरा हो गया, भूल जाओ। तो देखा जाए तो प्रीपेड ऑर्डर्स के ऊपर इसको किया जा सकता है। अब वो किसी को दे के आएंगे, अब अगर नहीं हुआ तो क्या होगा पता नहीं भाई। बट अभी के लिए इंडिया के अंदर शुरू नहीं हुआ, फ्यूचर के अंदर शुरू हो सकता है। और कहीं ना कहीं इनकी सर्विस वे बेटर होगी बाकी कंपटीशन से। पहले इन्होंने मल्टी चैनल फुलफिलमेंट सिस्टम निकाला था जहां पे एक्सटर्नल सेलर्स को लिस्ट कर रहे थे, बट अभी थोड़ा एक्सपेंशन ऑफ द प्रोग्राम है। और मुझे यही लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज है लॉजिस्टिक कंपनीज बन के रह जाएगी। मैंने पहले भी बोला था, आज से बहुत टाइम पहले जब ONDC वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर बोला था मैंने कि जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज है धीरे धीरे करके क्या होगा, ONDC आ रहा है, मार्जिन कम होते चले जाएंगे, सब कहेंगे मार्जिन कम करो कम करो, एक नहीं करेगा, कोई और स्टार्टअप आ जाएगी जो मार्जिन कम के ऊपर आ जाएगा। शॉप्सी आ गया, मतलब इन्हीं के खुद के प्रोडक्ट्स आ रखे हैं जो कि खुद पे जीरो कमीशन पे ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर मीशो बैठा है जीरो कमीशन पे ऑपरेट कर रहा है। तो लॉजिकली अगर समझोगे ना, इनका पूरा बिजनेस चल रहा है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एड चला के बिजनेस बनाया जाएगा, या फिर लॉजिस्टिक। अब लॉजिस्टिक अगर आपका स्ट्रांग हो ही गया है तो उसको थर्ड पार्टी D2C ब्रांड्स के लिए भी दे दो, प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस ही बनेगा। इनफैक्ट Amazon तो टेस्टिंग भी कर रहा है जहां पर जो उनकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट नहीं है उसकी भी एड आ जाएगी Amazon के ऊपर किसी D2C ब्रांड के साथ में।
तो लॉजिकली फुलफिल बाय अमेज़न होगा, वैसा ही कुछ होगा, मतलब किसी ने अमेज़न के वेयरहाउस में माल रखवा रखा है, जैसे मैंने आपको बोला थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाला सीन, वैसे कुछ होगा। अमेज़न कहेगा भाई एड चला के तुम अपनी वेबसाइट से बेचो, कोई दिक्कत ही नहीं होएगा। मतलब ब्रांड्स के पास में कस्टमर का डेटा रहेगा जो नॉर्मली एग्रीगेटर मॉडल्स पे नहीं रहता। एक अच्छी डायरेक्शन है अगर ऐसा होता हुआ दिखाई देता है तो मास लेवल पे, और सक्सेसफुल रहता है पूरा मिशन तो। बाकी इंडिया के कैश सर्कुलेशन की बात करके चले तो 42.3 लाख करोड़ पे पहुंच गया भाई ये नंबर, 12% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर बात करके चले तो। सबसे बड़ा जंप है डिमोनेटाइजेशन के बाद में। अब फिर से नोटबंदी होगी क्या कि भाई काला धन बहुत मार्केट में फैल गया, कुछ करना पड़ेगा। यूपी के इलेक्शन आ रहा है भाई, ओ भाई नहीं नहीं होगा, इस बार नहीं होगा। हो भी सकता है क्या, मतलब खबरें तो कहती 500 का नोट भी होता है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब मेरे हिसाब से, बट लेट्स सी क्या होता है। बाकी मेरा ओपिनियन ये है, पिछले कुछ टाइम पे जो रेड पड़ी है ना मोमोज वालों की ऊपर, रेड पड़ रही है, नोटिस आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहे हैं, तो जो बेसिक दुकानदार था जो अपनी पैसे ले रहा था पहले यूपीआई से दे दे यूपीआई से दे दे, जब नोटिस आने शुरू हुए भाई वो भौंकला गया, उन्होंने कहा भाई इसमें घुसना ही नहीं, कैश पे का ऑपरेट करो। तो उन्होंने कैश पे ऑपरेट करना शुरू कर दिया। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि लोगों ने गोल्ड वोल्ड बेचा है। गांव के अंदर देखा जाए या टियर 2 टियर 3 सिटीज में देखा जाए, इंटरेस्ट रेट वैसा कुछ मिल नहीं रहा। उन्होंने कहा भाई ये पैसा अपने पास ही रखो, कल को कोई भरोसा नहीं है तो पैसा रहना चाहिए। हवा तो ये बनी हुई है ना, विश्व युद्ध होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है, पैसा अपने पास संभाल के रखो, बैंकिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। तो क्या पता लोगों ने इस चक्कर में पैसा रखा हो। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि लोगों ने गोल्ड वोल्ड बेचा, उसका कैश आया, कैश रखा हुआ अपने पास में, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब टियर 2 टियर 3 सिटीज की मैं बात करके चल रहा हूँ। बाकी अगर कैश टू जीडीपी की बात करके चले तो 11-12% के ऊपर आ गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 21 में 14.4% था। तो क्लियर ट्रेंड दिखाई दे रहा है, हमारी इकोनॉमी फिर से कैश की तरफ जा रही है। ऑल्दो यूपीआई का यूज दबा के हो रहा है, बहुत कुछ आ रहा है यूपीआई के अंदर, फीचर वीचर सब कुछ, फिर भी। बाकी वेस्ट बंगाल इलेक्शन की बात करके चले तो वहां पर भाई बीजेपी जीत गई है, जिसके चक्कर में एनालिस्ट का कहना है कि वेस्ट बंगाल के जीतने के चक्कर में 0.5% के आसपास जीडीपी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। 0.5 मतलब बड़ा नंबर है। अब देखो इसके कुछ मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी नहीं थी, अब उनको मौका मिला है, वो काम करेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, परिणाम का ना, इसके चक्कर में ग्रोथ होगी। क्वाइट पॉसिबल, मतलब सेंटर भी उनका है, अब उनको लगता है वेस्ट बंगाल में अगर कुछ कर दिया तो भाई ये स्टेट हमारी हो जाएगी। उस साइड तो पहुंचे ही नहीं थे कभी ये, इस साइड तो चलो नॉर्थ वाली बेल्ट के अंदर तो काम हो जाता, उस साइड पे मौका मिला है तो ये निचोड़ेंगे, जैसे दिल्ली में निचोड़ रहे हैं। सार्काज़म था ये, मतलब जो दिल्ली वालों को पता क्या हुआ है, सबने सोचा था भाई सरकार आई इस बार तो मजा आ जाएगा, वो मजा ही आ गया मतलब। बाकी मेरे हिसाब से जो मैनिफेस्टो में बातें करी गई है कि जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनको रोका जाएगा, जो इमिग्रेंट्स बैठे हैं उनको भेजा जाएगा, ये एक अच्छा स्टेप है अगर ढंग से एग्जीक्यूट किया जाता है तो। और ये थोड़ा पॉलिटिकली भी इंक्लाइंड है, और ये थोड़ा सा मतलब वो करना चाहेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे इस चीज़ को। बाकी एक चीज़ और देखी गई कि जब ये इलेक्शन का रिजल्ट आया है ना कि भाई बीजेपी जीत गई, सब कुछ हो गया, जो भी कोलकाता बेस्ड स्टार्टअप्स थी, जो लिस्टेड कंपनीज थी, सबके शेयर ऊपर गए। मतलब सबको लग रहा है कि भाई अब वहाँ चांदी होने वाली है, लेट्स सी। बाकी मार्केट की बात करके चले तो बहुत वॉलेटाइल थी मार्केट भाई, मतलब बहुत नीचे लग रही थी, फिर बस्ती बस्ती दिखाई दी, पर नीचे ही रही। करेंसी भी भाई टूटती हुई दिखाई दी है, 95 रुपीज 29 पैसा के पास पहुंच गई है। लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े से पॉजिटिव दिखाई दिए। आज देखते हैं मार्केट कैसी रहती है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड डे, शबा के, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।